गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्रेशन की बुक डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर की। और पहले भी मैंने एक पार्ट डाला था इसका, मगर ये हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने सर का कोर्स ज्वाइन किया है प्रिडिक्टिव का। मॉड्यूल 1 अभी हम करके आए हैं, तो उसके बाद एक अलग अंडरस्टैंडिंग हमको देखने को मिल रही है। तो इस बुक को हम इसलिए दोबारा से स्टार्ट करेंगे ताकि और अच्छे से हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँ, क्योंकि 7 लेयर्स जो बताई हैं सर ने थ्योरी ऑफ सप्रेशन में, ये हमारे फॉलोअप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और हमको पता चलता है कि हमारी मेडिसिन सही तरफ काम कर रही है कि गलत डायरेक्शन में जा रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है कि गलत में जा रही है, क्योर की तरफ जा रही है कि और ज़्यादा सप्रेस कर रही है बीमारियों को। तो इस बुक में सर ने शुरुआत में यही बताया है कि पहले जब सर प्रैक्टिस में आए थे तो उस टाइम पे सर ने बहुत सारे फेलियर्स फेस किए, और वो फेलियर केसेस जो है वो उन्होंने इस बुक में भी बताए हैं ताकि हम वो गलतियां ना करें जो गलतियां उन्होंने की थी। तो ये हम आज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे लगभग चैप्टर्स के हिसाब से इन्होंने सारा दिया हुआ है बुक में। इसमें मेरे ख्याल से 9 चैप्टर हैं और सारा इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर वगैरह मिला के लगभग 9 चैप्टर हैं। तो ये हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर में सर ने बताया है थ्योरी ऑफ सप्रेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। तो in the world of homeopathy, every homeopath seems to be claiming excellent result, be it for with 4 to 5 medicine at a time, with multiple repetition in a day, or single medicine single dose. तो ये बताया इसमें सर ने कि मतलब होम्योपैथी में क्या है कि आजकल लोग बहुत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई सिंगल देता है, कोई मल्टीपल देता है, और कोई मतलब मिक्स करके दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं होम्योपैथी में। तो देर आर स्कोर्स ऑफ होम्योपैथ्स बोथ नॉन क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ नॉन क्वालिफाइड भी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हु हैव बीन मेकिंग डिजीजेज एंड सिम्टम डिसअपियर इन ए पेशेंट ऑब्वियसली ऑफ दी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ठीक है, तो उनको ये नहीं है कि बस उनको ये है कि हमने डिजीज़ के सिम्टम्स को डिसअपियर करना है, आगे क्या हो रहा है उस चीज़ का हमको इतना वो नहीं है। ऑल द सेम दे ऑल सीम्स टू वाउच फॉर देयर रिजल्ट, सारे जो अपने रिजल्ट को लाने के लिए कर रहे हैं। नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिजल्ट। लेट अस एक्सेस द फॉलोइंग केसेस। अब सर ने कुछ एग्जांपल्स दिए अपने केसेस के। व्हाट इज अ होम्योपैथिक रिजल्ट। फर्स्ट केस है केस ऑफ ए गर्ल विथ क्रॉनिक अस्थमा। ठीक है, एक केस है जिसमें 19 ईयर्स की कोई लड़की है और उसको अस्थमा है बचपन से, और होम्योपैथिकली वो ट्रीट हुई है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ से वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही है। शी वॉज हैप्पी, शी हैड नो अटैक ऑफ अस्थमा फॉर 1 ईयर। ए ईयर लेटर शी केम बैक विथ सीवियर रिलैप्स। ठीक है, 1 साल के बाद, मतलब 1 साल तक तो बिल्कुल वो ठीक रही, 1 साल के बाद उसमें फिर से वो रिलैप्स हुआ और सीवियर हुआ, मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी रिलैप्स की। दिस एक्यूट asthmatic attack could not be controlled by her general physician and she had to be hospitalized. Nevertheless, the patient herself and her parents were happy with the homeopathic result, which had prevented her from getting regular asthmatic attack. ठीक है, वो तो उसके पेरेंट्स तो खुश थे कि चलो इसको ठीक हो गया है। एन इंटेलिजेंट होम्योपैथ इज वन हु एक्सेस हिज रिजल्ट बाई क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। एब्सेंस ऑफ एन अटैक फॉर सम टाइम शुड बी फॉलोड इफ एट ऑल बाई माइल्डर अटैक्स। ठीक है, तो अटैक जो है वो एब्सेंस ऑफ अटैक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि उसके अटैक्स की इंटेंसिटी कम होना ज़रूरी है ना। अगर अटैक्स आ भी रहे हैं और कम इंटेंसिटी के आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी उसकी कम हो गई है, तो वो ज़्यादा हमारे लिए सही है। एकदम से अस्थमा की प्रॉब्लम और एकदम से हमने मेडिसिन और वो एकदम से बंद हो गई, तो वहाँ पे भी आपको सोचना है कि ये एकदम से नहीं गायब होनी चाहिए, या फिर किसी दूसरी में छोटी बीमारी में कन्वर्ट होकर वो चीज़ ठीक हो, जैसे स्किन की इरप्शंस आ जाती हैं, अस्थमा ठीक हो, तो वो चीज़ों में होना चाहिए, तो वो ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट होंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन क्योर्स पेशेंट बाय डिक्रीजिंग हिज सेंसिटिविटी ऑफ एन एलर्जन। ठीक है, इन शॉर्ट रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अटैक्स। Hence, a homeopath strengthens the patient and weakens the disease. In this above mentioned case, there was an evidence of the strengthening of the disease. ठीक है, इसमें हमको केस में मतलब होम्योपैथ को क्या करना है कि पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग करना है और डिजीज़ को वीक करना है। मगर इस केस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें डिजीज़ स्ट्रेंथनिंग हो गई, डिजीज़ ज़्यादा बढ़ के उसको फिर से आई है, जो अटैक आया वो ज़्यादा इंटेंसिटी का आया। इट गोज़ without saying that one has to encounter symptoms and signs in the patient
विच शेल इंडिकेट वीकनिंग ऑफ द पेशेंट एज अ होल। ठीक है, तो इसमें क्या है, वीकनिंग हो रही है पेशेंट की और स्ट्रेंथनिंग हो रही है डिजीज़ की, तो ये गलत साइन है हमारे लिए। What do you mean by weakening of the patient? Weakening of the patient as a whole mathematically pointed out to generals and mentals deteriorating। ठीक है, मतलब मेंटल और जनरल दोनों डिटीरियोरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि कैसे वीकनिंग हमको पता चलती है, तो इस तरह से हम इसको जज कर सकते हैं। इफ ए पेशेंट सेज ड्यूरिंग फॉलो अप that he is much better and his chief complaint is almost cured, one should ask him a leading question as to how is his stamina and desire to work। ठीक है, जब भी आपने फॉलोअप लेना है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए कि आपका स्टेमिना कैसा है, डिजायर टू वर्क, काम करने का मन करता है कि नहीं करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी कैसी फील होती है आपको, है ना, एज अ होल आप कैसा फील कर रहे हैं। If he says he is feeling weak and has no desire to work or do anything, then even if his chief complaint, be it pain, fever or loose motion etc., is much better, we can be sure that there has to be either of the generals, that is desire for food has lessened, or his sleep nowadays is disturbed, or if both are not disturbed, be sure that the stool which were normal before or not proper एंड ही इज़ कॉन्स्टिपेटेड। मतलब ये सारी चीज़ें हमने पूछनी है कि अगर उसको, मतलब हमको देख के लग रहा है कि इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स ठीक भी हो रहे हैं, मगर उसके अलावा जो ये चीज़ें हैं, उसको प्रॉपर स्टूल पास हो रहा है कि नहीं, और उसकी नींद कैसी है, उसको जनरली कैसा काम करने का मन कर रहा है कि नहीं, भूख उसकी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको भूख लगना शुरू हुआ कि नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। तभी हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारी मेडिसिन सही है कि गलत है। अगर उसको आराम भी फील हो रहा है मगर हमको ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ हमको देखनी है। इवन मेंटली ही माइट बी फीलिंग डिस्टर्ब और डिप्रेस्ड, ये भी हमने देखना है। सच इज़ द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द जनरल्स एंड मेंटल्स। ठीक है, फर्दर इंटरोगेशन रिवील द फॉलोइंग फैक्ट्स। द गर्ल हु यूज टू स्टडी ऑन हर ओन एंड सिक्योर हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैड बिकम डल इन द लास्ट ईयर और सो। ठीक है, जो लड़की जो पहले इतना अच्छा स्कोर करती थी, अभी वो डल हो गई है। The girl who used to study on her own and secure high percentage of marks has become dull in the last year or so. Her interest in study has waned. She would feel bored to study and would feel sleepy in her class. Her performance in math had gone down. Alarmingly, her eyesight had deteriorated over the last year. मतलब ये सारी चीज़ें उसकी जो है वो डिटीरिएट हो रही हैं। क्लास में उसका इंटरेस्ट नहीं है, आईसाइट भी कम हो गई उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में। हर मदर कंप्लेन दैट दिस वॉज ड्यू टू हर नॉट फीलिंग hungry at all nowadays. She had disturbed sleep with dangerous dreams. All these were coupled with loss of weight and dark circles increasing around the eyes. ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी। She was almost alarmed by sudden and profuse loss of hair over the last few months. Is this a good or bad result? In this above mentioned case, the patient was cured of her chronic discomforting disease, but at what cost? At the cost of making her old and setting in premature old age at 16 years. ठीक है, उसको अस्थमा तो उसका ठीक हो गया, मगर ये सारी चीज़ें उसकी ऐसी हो गई। With falling hair, weakening of eyesight, loss of stamina for work and studies, and even loss of interest in study which she loved before, है ना। We have to remember that our science of homeopathy is a holistic science wherein we treat the man in disease, not disease in man. It is obvious from the above fact that the disease has disappeared, but the man's health has not improved but has gone to dogs. ठीक है, तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी है। How many of us are aware of fact that day in and day out what we claim as cured may not be real cures and may be dangerous suppression. तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो क्लेम करते हैं मैंने ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया, ये कर दिया, रिजल्ट दिखाते हैं, वीडियोस भी दिखाते हैं कि पेशेंट ठीक हो गया, मगर आगे उसके बाद वो क्या लेके आ रहा है आपके पास। उसको तो ये लगता है पेशेंट को, ये डॉक्टर ने मेरी ये बीमारी ठीक की है, अब मेरे को 6 महीने बाद या साल बाद ये प्रॉब्लम आई है तो मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊँ। उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि ये बीमारी उसी डॉक्टर ने दी है मुझे, तो वो एक डेंजरस सप्रेशन भी हो सकता है कि आपने, तो ऐसे रिजल्ट तो बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाते हैं, मगर सही फॉलोअप आपका और आगे आप उस पेशेंट के साथ जस्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि वो हमने सच में उसको क्योर दिया है कि उसको सप्रेशन दिया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये बुक सर ने लिखी है, थ्योरी ऑफ सप्रेशन, और इस बुक से हमको ये सारी चीज़ें क्लियर होएंगी
कि हमारा फॉलोअप सही है कि नहीं, और अगर हम किसी पेशेंट को ठीक कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं। तो चैप्टर 2 है इसका। चैप्टर 1 हो गया हमारा रीज़न फॉर सप्रेशन। तो मैनी ऑफ अस आर नॉट अवेयर दैट डे इन एंड डे आउट केसेस वी क्लेम एज क्योर्ड बट cured may not be real cures at all and may be dangerous suppression. The reason for the above predicament are mainly four. First, many of us homeopath are not aware that homeopathy can also suppress. कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि होम्योपैथीज में भी सप्रेशन होते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे भी दे दो, चाहे 10 मिक्स करके दे दो, 4 दे दो, पेटेंट दे दो, कोई सप्रेशन नहीं होता। उनको लगता है कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है होम्योपैथी के। तो एक तो ये फैक्ट है, लोगों को पता ही नहीं है। Hence they tend to prescribe rather casually. For example, Nux vomica for constipation, Ignatia for grief, Arnica for injury, Staphylos cigaria for mortification, etc. इस तरह से जो लोग prescribe करते हैं। Second, very few homeopaths tends to follow the Hering's law of cure. बहुत कम homeopaths हैं जो Hering's law of cure को follow करते हैं। Third, even if they do not want to follow, they shall never see it until the rights constitutional simillimum is prescribed. थर्ड पॉइंट क्या है? इवन इफ दे डू वांट टू फॉलो, कुछ होते हैं जो फॉलो तो करना चाहते हैं, दे शैल नेवर सी इट अंटिल द राइट सिमिलिमम कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, इवन इफ दे डू वांट टू फॉलो दे शैल नेवर सी इट अंटिल द राइट सिमिलिमम इज प्रिस्क्राइब्ड। जब तक उनको वो राइट सिमिलिमम प्रिस्क्राइब ही नहीं करेंगे, the right simillimum can never be reached until they apply the cardinal principle rigidly. ठीक है, अगर जब तक हम कार्डिनल प्रिंसिपल को नहीं प्रॉपर फॉलो करेंगे तब तक राइट सिमिलिमम नहीं निकल सकती है। इवन इफ दे डू वांट टू फॉलो द लॉ ऑफ क्योर, दे हैव नो डेफिनेटिव गाइडलाइंस as to which is the more important organs and which is less important organ, which is the meaning of inside out direction of cure and so on. ठीक है, तो कई लोग फॉलो करते हैं लॉ ऑफ क्योर को भी, मगर उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा ऑर्गन हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जा रही है बीमारी कि उल्टा जा रही है। तो ये चीज़ों का उनको पता ही नहीं है, जबकि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है। तो कैसे उसको पता चलेगा कि क्योर उसका सही है कि नहीं। माई प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी इज़ द फर्स्ट 10 years आई कन्फेस हैज़ बीन फार फ्रॉम करेक्ट। मतलब 10 साल तक तो खुद वो कन्फेस कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं सही थी। आई यूज़ टू प्रिस्क्राइब समटाइम्स ऑन सिंगल सिम्टम्स, समटाइम्स ऑन पर्टिकुलर सिम्टम्स, ओकेजनली ऑन पैथोलॉजी अलोन। आई यूज़ टू प्रैक्टिस गिविंग इम्पोर्टेंस टू ओनली मेंटल्स, नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट और बेस ऑन प्रिस्क्राइबिंग वॉज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। तो सिर्फ पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके कर देना या फिर किसी पर्टिकुलर सिम्टम्स को लेके कर देना प्रिस्क्राइब, या पैथोलॉजी को सिर्फ लेके कर देना, तो वो करते थे पहले ना। But also the posology principles differed. I used to prescribe single remedies, multiple remedies, formulae 3 times a day or even hourly. I confess that a lack of proper guidelines or maybe misunderstanding of those rules already laid down in the organon of philosophy and no standardization of practice due to lack of scientific correlation were and are even today the chief cause of young homeopaths going astray. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो करते थे, वो खुद कन्फेस कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, प्रॉपर ऑर्गेन और फिलॉसफी की वो नहीं थी नॉलेज इतनी अच्छे से। तो ये होता था पहले। दोज हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक आर फ्यू, दोज हु डोंट एंड गो ऑन रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स आर प्लेंटी।